ओके, सो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट 1987। हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसके रीजंस फॉर इनैक्टमेंट पढ़ेंगे एंड ऑब्जेक्टिव्स पढ़ेंगे, इसके चैप्टर्स पढ़ेंगे जो कि 10 चैप्टर्स हैं सीलिंग फीचर्स के अंदर, और फिर इसके बेनिफिट्स पढ़ेंगे। सो ये पूरा इंडियन मेंटल हेल्थ हमारा कवर हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। जो इंडियन मेंटल हेल्थ एक्ट था वो पार्लियामेंट ने ड्राफ्ट किया था 1987 में, लेकिन ये इफेक्ट में कब आया था? 1993 में, अप्रैल में। एंड दिस एक्ट रिप्लेसेस द इंडियन लुनेसी एक्ट ऑफ 1912। सो पहले 1912 में इंडियन लुनेसी एक्ट था, 1987 में पार्लियामेंट ने इसको ड्राफ्ट किया था, और 1993 में इट केम इनटू इफेक्ट इन ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया। इसके क्या क्या रीजंस थे फॉर इनैक्टमेंट? फर्स्ट था कि जो कि सोसाइटी का एटीट्यूड था टुवर्ड्स मेंटली इल पर्सन्स वो चेंज हो गया था कंसिडरेबली, और अभी रियलाइज़ कर दिया गया था कि कोई भी मेंटल इलनेस से कोई भी स्टिग्मा अटैच नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये क्योरेबल है, ये ठीक की जा सकती है जबकि डायग्नोज कर दी जाए एक अर्ली स्टेज पे। सो जो भी मेंटली इल इंडिविजुअल्स हैं उनको भी नॉर्मल पर्सन्स की तरह, अदर सिक पर्सन्स की तरह ट्रीट करना चाहिए, और उनका इन्वायरमेंट भी इट शुड बी मेड एज नॉर्मल एज पॉसिबल। सो सेकेंड रीज़न वॉज कि जो एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग, जो इंडियन लुनेसी एक्ट था 1912 का, उसमें क्या था कि बहुत सारी चीज़ें आउटमोडेड, मतलब पुरानी हो चुकी थी, जिसको चेंज करने की ज़रूरत थी, क्योंकि जो भी एडवांसमेंट थी हमारे मेडिकल साइंस में उसकी वजह से और बढ़ती टेक्नोलॉजी की वजह से। सो इसलिए it has therefore become necessary to make fresh legislation in accordance with the new approach. अब हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स की। सो फर्स्ट इज टू रेगुलेट एडमिशन। एडमिशन कैसे लिया जा सकता है? साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में और साइकेट्रिक नर्सिंग होम्स में। सेकेंड, टू प्रोटेक्ट सोसाइटी। सोसाइटी को प्रोटेक्ट किससे करना है? जो भी मेंटली इल पर्सन होगा उसकी प्रेजेंस से, क्योंकि वो अपने आप को भी और दूसरों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। And third, to protect citizens from being detained in psychiatric hospitals, nursing homes without sufficient cause। मतलब बिना किसी मतलब के, बिना किसी sufficient cause के अगर किसी भी पर्सन को साइकेट्रिक हॉस्पिटल में या नर्सिंग होम के अंदर रखा जा रहा है तो उससे सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि पहले क्या होता था, कोई भी फैमिली में कन्फ्लिक्ट की वजह से वो उनको कुछ भी पागल बता देते थे और फिर लुनाटिक बता देते थे और उनको इसमें एडमिशन दिला देते थे। तो उससे भी बचाने के लिए, विदाउट एनी सफिशिएंट कॉज से बचाने के लिए सिटीजन्स को, ये इसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन मेंटल हेल्थ का। एंड फोर्थ इज टू रेगुलेट मेंटेनेंस चार्जेस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। एंड देन फिफ्थ इज टू प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एस्टैब्लिशिंग गार्जियनशिप ऑफ मेंटली इल पर्सन हु आर इनकैपेबल ऑफ मैनेजिंग देयर ओन अफेयर्स। जैसे प्रॉपर्टी वगैरह भी हो गई तो उन सबको मैनेज करने के लिए, एक गार्जियनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए। एंड टू इस्टेब्लिश सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज़ फॉर मेंटल हेल्थ सर्विसेज। देन टू रेगुलेट द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट फॉर इस्टेब्लिशिंग, लाइसेंसिंग एंड कंट्रोलिंग द साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड लीगल एड टू मेंटली इल पर्सन एट स्टेट एक्सपेंस, बहुत सारे सर्टन केसेस के अंदर। अब हम वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं सेलिएंट फीचर्स इस एक्ट के, जिसमें क्या है 10 चैप्टर्स पढ़ेंगे हम, और इसके अंदर क्या थे? 10 चैप्टर्स थे और 98 सेक्शंस थे। सो हम चैप्टर 1 से पढ़ेंगे। चैप्टर 1 में था कि इसके अंदर प्रीलिमिनरी इंफॉर्मेशन थी और इसके अंदर डेफिनेशंस आएंगी बेसिकली। वो कौन कौन सी डेफिनेशंस है? फर्स्ट तो है साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम। इसकी क्या डेफिनेशन है कि एक हॉस्पिटल या फिर नर्सिंग होम इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन्ड किसके द्वारा? बाय द गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसा पर्सन जो कि किसके लिए बनाया गया? फॉर द केयर ऑफ मेंटली इल पर्सन। ठीक है, हम वापस पढ़ेंगे। हॉस्पिटल, नर्सिंग होम इस्टेब्लिश्ड और मेंटेन बाय द गवर्नमेंट or any other person for the care of mentally ill persons। सेकेंड डेफिनेशन है मेंटली इल पर्सन की। वो मेंटली इल पर्सन कौन होता है? अ पर्सन हु इज इन द नीड ऑफ ट्रीटमेंट बाय रीजन ऑफ एनी मेंटल डिसऑर्डर। मेंटल रिटार्डेशन से अलग, मेंटल रिटार्डेशन तो
जेनेटिक हो सकती है या फिर किसी डिजीज़ की वजह से या फिर किसी एक्सीडेंट की वजह से भी हो सकती है। सो ये उसमें नहीं आता है मेंटली इल पर्सन। मेंटली इल पर्सन वो होते हैं जिनको ट्रीटमेंट चाहिए होती है किसी भी मेंटल डिसऑर्डर की, जैसे शिज़ोफ्रेनिया हो गया, एंजाइटी डिसऑर्डर्स हो गए, डिप्रेशन हो गया, वो सब। देन थर्ड इज साइकेट्रिस्ट. साइकेट्रिस्ट इज अ मेडिकल प्रैक्टिशनर possessing a post graduate degree और डिप्लोमा इन सेक्रेटरी जो कि रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए बाय द MCI. MCI क्या है? मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया. देन फोर्थ इज रिसेप्शन ऑर्डर. रिसेप्शन ऑर्डर क्या होता है? एन ऑर्डर मेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट फॉर द एडमिशन इन डिटेंशन ऑफ अ मेंटली इल पर्सन इन अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम. अब ये 4 डेफिनेशंस हमें एज इट इज़ याद करनी है. और फर्स्ट चैप्टर में ये भी था कि जो भी आउटडेटेड डेफिनेशंस थी उनको चेंज कर दिया गया था न्यूअर कंसेप्ट्स एंड नॉलेज में. जैसे जो लुनाटिक टर्म थी उसको चेंज करके कर दिया गया था मेंटली इल पर्सन में. नाटिक असाइलम को चेंज कर दिया था साइकेट्रिक हॉस्पिटल में. क्रिमिनल लुनाटिक को बोलने लग गए थे मेंटली इल प्रिजनर. और बस ये चैप्टर 1 के अंदर था. अब हम बात करेंगे चैप्टर 2 की. चैप्टर 2 डील्स विद द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ, ये हम वर्ड याद रखेंगे. फर्स्ट में क्या था? डेफिनेशन. सेकंड में हम याद रखेंगे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट अथॉरिटीज. किसके लिए? फॉर द रेगुलेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ मेंटल हेल्थ सर्विसेज. अब नेक्स्ट हम बात करेंगे चैप्टर 3 की. इट प्रोवाइड्स गाइडलाइंस. अब हम इसमें इस वर्ड को याद रखेंगे. फर्स्ट चैप्टर में हमने याद रखना है डेफिनेशन, सेकंड में हमने याद रखना है एस्टैब्लिशमेंट और थर्ड में हमें याद रखना है गाइडलाइंस. सो इट प्रोवाइड गाइडलाइंस फॉर एस्टैब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स. अब हम बात करेंगे चैप्टर 4 की. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बिकॉज इट डील्स विद द प्रोसीजर फॉर एडमिशन. एडमिशन कैसे लेना है और डिटेंशन इन द साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स. सो इसके लिए हम एक टेबल याद करेंगे जो कि ये टेबल है टाइप्स ऑफ एडमिशन. इसके अंदर क्या क्या आता है? फर्स्ट एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस, एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर, एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस. एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर के अंदर भी 4 टाइप्स आते हैं, जैसे रिसेप्शन ऑन एप्लीकेशन, रिसेप्शन ऑन प्रोडक्शन बिफोर मजिस्ट्रेट, रिसेप्शन आफ्टर इंक्वेस्ट और एडमिशन इन डिटेंशन ऑफ मेंटली इल प्रिजनर. तो हम बात करेंगे पहले एडमिशन ऑन वॉलंटरी बेसिस. सो वॉलंटरी बेसिस में क्या होता है कि कोई भी पर्सन हु कंसिडर्स हिमसेल्फ टू बी मेंटली इल, जो कि अपने आप को अनफिट समझता है मेंटली, सो वो चाहता है कि मैं ठीक हो जाऊँ अपने ट्रीटमेंट के लिए, तो वो अप्लाई कर सकता है किसको? टू द मेडिकल ऑफिसर इन चार्ज. और अगर वो एक माइनर है तो गार्जियन भी उसकी तरफ से एप्लीकेशन दे सकता है. मेडिकल ऑफिसर ने क्या करना है? शुड मेक इंक्वायरी विद इन 24 आवर्स उसके एप्लीकेशन पे एंड एडमिट करना है पेशेंट को अगर वो देखता है कि उसको ज़रूरत है ट्रीटमेंट की. तो वॉलंटरी पेशेंट एडमिट हो जाता है और जो भी इस इंस्टीट्यूशन में उसके रूल्स होते हैं उससे बन जाता है, एडमिट हो जाता है. तो ये टेबल है हमारे पास एडमिशन वॉलंटरी बेसिस का. फ्लो चार्ट से हम पढ़ेंगे. रिक्वेस्ट होती है बाय अ मेजर और गार्जियन ऑफ द माइनर फॉर एडमिशन टू द मेडिकल ऑफिसर. मेडिकल ऑफिसर को वो एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट करते हैं. मेडिकल ऑफिसर इंक्वायरी को बना करता है 24 आवर्स के अंदर और फिर मेडिकल ऑफिसर अगर सेटिस्फाइड होता है एडमिशन के लिए, वॉलंटरी एडमिशन हो जाती है. अब हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जो कि है इनवॉलंटरी पेशेंट. सो कोई भी मेंटली इल पेशेंट जो कि खुद से नहीं चाहता है, इज unwilling for the admission on a voluntary basis may be admitted and kept as an inpatient in a psychiatric hospital or nursing home. इसमें क्या है? For such purpose an application should be made out on his or her behalf by a relative या फिर एक friend of the mentally ill person provided the medical officer deems fit. इसको भी हम फ्लो चार्ट से समझते हैं कि पेशेंट इज़ अनविलिंग या फिर अनेबल है टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर एडमिशन, तो उसके बिहाफ पे अ रिलेटिव और फ्रेंड, वैसे फ्रेंड नहीं करते हैं, रिलेटिव करते हैं, मेक्स एन एप्लीकेशन टू द मेडिकल ऑफिसर ऑन बिहाफ ऑफ द पेशेंट. और उसके बाद फिर मेडिकल ऑफिसर इंक्वायरी करता है विद इन 24 आवर्स
और अगर मेडिकल ऑफिसर सेटिस्फाइड है फॉर एडमिशन, इनवॉलंटरी एडमिशन हो जाती है। अब थर्ड हम बात करेंगे एडमिशन अंडर अथॉरिटी और ऑर्डर। इसमें भी 4 तरह के टाइप्स हैं। सो अथॉरिटी और ऑर्डर के अंडर क्या आता है कि कोई भी मेंटली इल पर्सन है वो एडमिट या फिर डिटेन हो सकता है एट अ साइकेट्रिक हॉस्पिटल और साइकेट्रिक नर्सिंग होम इन अकॉर्डेंस विद एन ऑर्डर पास्ड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ और एन अप्रूव्ड अथॉरिटी। इसमें अथॉरिटी का होना ज़रूरी होता है या फिर किसी ऑर्डर का होना ज़रूरी होता है। सो यही इसमें फ़र्क है। द अथॉरिटी कैन पास एन ऑर्डर फॉर रिसेप्शन एंड डिटेंशन मेनली अंडर 4 डिफरेंट कैटेगरीज। वो कैटेगरीज क्या थी? रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ अ मेंटली इल पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट, रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट एंड एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ अ मेंटली इल प्रिजनर। सो पहले हमने क्या पढ़ना है? रिसेप्शन ऑर्डर ऑन एप्लीकेशन। तो इसमें क्या होता है कि सिर्फ एक रिलेटिव, मतलब वो हस्बैंड होना चाहिए या वाइफ होनी चाहिए या गार्जियन होना चाहिए या फिर एक फ्रेंड हो सकता है, वो एक एप्लीकेशन देगा फॉर द एडमिशन ऑफ अ मेंटली इल पेशेंट। ये जो एप्लीकेशन होती है शुड बी मेड आउट टू द मजिस्ट्रेट इन राइटिंग सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स। ये मजिस्ट्रेट के पास जाती है और उसमें क्या 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स भी होने चाहिए। फर्स्ट तो मेडिकल सर्टिफिकेट वो होना चाहिए जो कि गेजेटेड मेडिकल ऑफिसर से इशू हुआ हो, और देन हाउएवर नो पर्सन बीइंग अ माइनर और वन हु हैज नॉट सीन द मेंटली इल पेशेंट इन द लास्ट 14 days कैन मेक सच एन एप्लीकेशन। जिसने पेशेंट को ना देखा हो लास्ट 14 days में, वो भी सेकेंड सर्टिफिकेट दे सकता है। पेशेंट में नाउ बी एडमिटेड आफ्टर द मजिस्ट्रेट। जब मजिस्ट्रेट ऑब्टेन करेगा कंसेंट को मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज से ऑफ द मेंटल हॉस्पिटल, एंड देन जो मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज है वो एक्सटेंड कर देगा इन पेशेंट ट्रीटमेंट को टू मोर देन 6 months बाय मेकिंग सच एन एप्लीकेशन टू द मजिस्ट्रेट। सो रिसेप्शन ऑर्डर में क्या होता है कि एप्लीकेशन रिलेटिव या फ्रेंड बनाता है तो मजिस्ट्रेट, एंड देन एप्लीकेशन शुड बी सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट इसमें ज़रूरी होते हैं। देन मजिस्ट्रेट ऑब्टेन्स कंसेंट फ्रॉम द मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ मेंटल हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, देन एडमिशन हो जाती है रिसेप्शन ऑर्डर के अंदर। अब हम बात करते हैं सेकेंड वाली टाइप की, रिसेप्शन ऑर्डर ऑन प्रोडक्शन ऑफ मेंटली इल पर्सन बिफोर अ मजिस्ट्रेट। सो ये भी काफ़ी सिमिलर है। मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग वायलेंट बिहेवियर, जिन पेशेंट्स का वायलेंट बिहेवियर होता है या फिर वो ऑब्सीन सीन्स क्रिएट करते हैं या फिर डेंजरस होते हैं सोसाइटी के लिए, कैन बी डिटेन्ड बाय द पुलिस ऑफिसर एंड प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट विद इन 24 hours ऑफ सच डिटेंशन। जिसके अंदर उनके लिए भी क्या होगा? 2 मेडिकल सर्टिफिकेट लगेंगे, सब्सिक्वेंट टू विच द मजिस्ट्रेट इशूज अ रिसेप्शन ऑर्डर। इसको फ्लो चार्ट से समझेंगे। सो मेंटली इल पेशेंट एग्जिबिटिंग वायलेंट बिहेवियर जिसका होता है, जिसको पुलिस ऑफिसर ने डिटेन किया है, प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट विद इन 24 hours ऑफ डिटेंशन, एंड देन एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय 2 मेडिकल सर्टिफिकेट्स, देन मजिस्ट्रेट इशूज रिसेप्शन ऑर्डर। देन थर्ड टाइप है हमारे पास रिसेप्शन ऑर्डर आफ्टर इंक्वेस्ट। इसमें क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होल्डिंग एन इंक्विजिशन रिगार्डिंग एनी person who is found to be mentally ill in the interest of such person may by order direct for admission and kept as an inpatient in a psychiatric hospital or psychiatric nursing home. Every such order may be varied from time to time or revoked by the district court. इसका फ्लो चार्ट यहीं पर है। जो इंक्वेस्ट होगी मेंटली इल पेशेंट की, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा, एंड देन इन द इंटरेस्ट ऑफ सच पर्सन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एडमिशन के लिए डायरेक्ट करेगा और एडमिशन हो जाएगी। देन लास्ट, एडमिशन एंड डिटेंशन ऑफ अ मेंटली इल प्रिजनर। प्रिजनर के बारे में कहेगा मेंटली इल प्रिजनर मे बी एडमिटेड इनटू अ मेंटल हॉस्पिटल ऑन द ऑर्डर ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अ कोर्ट। देन कमिंग टू आवर चैप्टर 5 के अंदर क्या आएगा? इट डील्स विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द डिस्चार्ज। मेंटली इल पर्सन के डिस्चार्ज के प्रोसीजर के लिए फ्रॉम अ मेंटल हॉस्पिटल अंडर डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। इसमें क्या है? डिस्चार्ज प्रोसीजर्स हैं, वॉलेंट्री डिस्चार्ज, डिस्चार्ज अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, एंड देन डिस्चार्ज इन रिस्पेक्ट ऑफ एडमिशंस ड्यू टू एन ऑर्डर ऑफ एन अथॉरिटी इन ऑल 5 टाइप्स।
हमने जैसे एडमिशन में पढ़ा था वैसे ही वॉलंटरी बेसिस है यहाँ पे। मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज होता है जो भी साइकेट्रिक हॉस्पिटल या नर्सिंग होम का, उसके रिकमेंडेशन में जो कि फॉलोड बाय द 2 मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, प्रेफरेबली साइकेट्रिस्ट होना चाहिए, वो क्या करता है, इशू करता है फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट। एंड सेकेंड, डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड अंडर स्पेशल सर्कमस्टांसेस, जैसे कि किसी रिलेटिव ने या फ्रेंड ने एप्लीकेशन देनी है इसमें मेडिकल ऑफिसर को फॉर द केयर एंड कस्टडी ऑफ द पेशेंट, और जो रिलेटिव्स हैं आर रिक्वायर्ड टू फर्निश अ बॉन्ड विद और विदाउट श्योरिटीज अलॉन्ग विद एन अंडरटेकिंग जो जिसमें क्या होगा, मेंटली इल पर्सन शेल बी प्रिवेंटेड फ्रॉम कॉजिंग इंजरी टू सेल्फ और अदर्स। देन डिस्चार्ज ऑफ अ पेशेंट एडमिटेड ऑन रिसेप्शन ऑर्डर। सो इसमें क्या है, जो एप्लीकेंट है हु फील्स दैट द पेशेंट हैज़ रिकवर्ड फ्रॉम इलनेस, वो ये एप्लीकेशन दे सकता है डिस्चार्ज के लिए मजिस्ट्रेट को, और ये सर्टिफिकेट शुड अकम्पनी सच एज एन एप्लीकेशन फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल और नर्सिंग होम, एंड इफ द मजिस्ट्रेट deems fit, he can issue an order for discharge. Then a discharge of a patient admitted by police. In cases where the police detain the mentally ill individual in hospital, he may be discharged after the family members agree in writing to take proper care and the medical officer in charge opine that he is fit to be discharged. Then discharge of a mentally ill prisoner. हॉस्पिटल अथॉरिटीज़ जो भी हैं दे हैव टू रिपोर्ट एवरी 6 months अबाउट द पर्सन स्टेट ऑफ माइंड, जो भी अथॉरिटी को विच हैड ऑर्डर्ड डिटेंशन। एज सून एज द फाइंड दैट द पर्सन इज फिट टू स्टैंड द ट्रायल, देन दे हैव टू इन्फॉर्म द सेम टू द अथॉरिटी कंसर्न, और उसके बाद द पर्सन इज हैंडेड ओवर टू द प्रिजन ऑफिसर फॉर फर्दर लीगल एक्शन। देन वी हैव लीव ऑफ एब्सेंस. And a leave of absence means when the mentally ill patients are detained in a hospital, they may be given time limited leave. ऐसे short leaves होती हैं to leave the hospital with permission to visit family members or to celebrate any function with the family members. On application by a relative or others to the medical officer in charge and a bond duly signed stating that the patient will be taken proper care and prevented from injuring self और अदर्स, ना अपने आप को नुकसान पहुँचाएगा ना दूसरों को। सो लीव ऑफ एब्सेंस में भी ग्रांटेड। मैक्सिमम कितने के दिनों के लिए होते हैं, और 60 days, 2 महीने के लिए। इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स कम्युनिटी ट्रीटमेंट, इनेबल्स द पेशेंट टू रिटेन और ऑब्टेन स्किल्स विच विल बी नेसेसरी वंस द पेशेंट इज डिस्चार्ज, एंड इट इज़ इन कॉन्सोनेंस विद द मॉडर्न ट्रेंड दैट द मेंटल इलनेस इज क्योरेबल एंड डज नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। सो हमने चैप्टर 5 कर लिए हैं, अब हम बात करेंगे चैप्टर 6 की। सो ये डील्स विद द जुडिशियल इंक्वायरी। इसमें जुडिशियल इंक्वायरी आती है रिगार्डिंग द मेंटली इल पर्सनस जिनके पास प्रॉपर्टी होती है, तो उनकी कस्टडी के लिए और उनकी मैनेजमेंट प्रॉपर्टी की, उसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी से डील करते हैं चैप्टर 6। सो इसमें क्या होता है, अंडर सेक्शन 54 जो गार्जियन होता है, अ गार्जियन में भी अपॉइंटेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन बिहाफ ऑफ एन एलिजिड मेंटली इल पर्सन, जो कि खुद के प्रॉपर्टी का या फिर अपना ध्यान नहीं दे सकता है। सो अंडर 97 सेक्शन 97 of the act, when a mentally ill person is not represented by a legal practitioner in any proceedings before a district court or magistrate, and such a patient does not have sufficient means to engage a legal practitioner, then the जो district court होता है या मजिस्ट्रेट होता है वो फिर असाइन करती है एक लीगल प्रैक्टिशनर को जो कि उसको रिप्रेजेंट करता है एट द एक्सपेंस ऑफ द स्टेट। देन चैप्टर 7 इंक्लूड्स, इट डील्स विद द वेज एंड मीन्स टू मीट द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस मेंटली इल पर्सन के लिए। अंडर सेक्शन 78 जब एक मेंटली इल पेशेंट डिटेन होता है, हॉस्पिटल के अंदर एडमिटेड होता है और उसके पास इनफ प्रॉपर्टी नहीं होती है उसके कॉस्ट ट्रीटमेंट की कॉस्ट के लिए, तो उन केसेस में क्या है, जो गवर्नमेंट होती है उस स्टेट की वो उसका खर्चा उठाती है। देन चैप्टर 8 में क्या है, इसमें लेटेस्ट एडिशन है टू द एक्ट दैट कंटेन्स अ वेरी नोवेल एंड एक्सप्लिसिट प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसमें क्या है, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट मेंटली इल पर्सन्स की। सेक्शन 81 में क्या है, दैट नो मेंटली इल पर्सन
shall be subjected during treatment to any indignity or cruelty. And second क्या है कि कोई भी mentally ill person है, no mentally ill person under treatment shall be used for the purpose of research unless such research is of direct benefit to him, या फिर एक कंसेंट ले लिया गया है उस पर्सन से अगर वो वॉलंटरी एडमिशन है, या फिर गार्जियन रिलेटिव से अगर वो इनवॉलंटरी एडमिशन है. थर्ड राइट इज कि नो लेटर और कम्युनिकेशन सेंट बाय और टू अ मेंटली इल पर्सन शुड बी इंटरसेप्टेड, इन डिटेन्ड और डिस्ट्रॉयड. नाउ टॉकिंग अबाउट चैप्टर 9, it deals with the procedures to be followed for the establishment and maintenance of the psychiatric hospital or nursing home. और जो भी पेनल्टीज होएगी विच कैन बी सीवियर एंड एक्सप्लिसिट फॉर कॉन्ट्रावेनिंग देम. जो आर्टिकल 6 है ऑफ द मेंटल हेल्थ एक्ट वो प्रोहिबिट्स करता है द रनिंग ऑफ अ होम विदाउट लाइसेंस, एंड आर्टिकल 11 says the licensing authority can revoke the license if the maintenance of the home is being carried out in a manner detrimental to the moral, mental or physical well-being of the inpatients. So now coming to the chapter 10, last chapter, it deals with the clarification pertaining to certain procedures to be followed by the medical officer in charge of the psychiatric hospital or nursing home. अब हम बात करेंगे positive qualities of the mental health act. It incorporates the latest scientific knowledge and social concepts, and it is an attempt is made to make mental illness look on par with a physical illness to reduce stigma. The definitions are in a progressive way, and the treatability is the essential criteria. Indian Mental Health Act is not applicable to untreatable conditions like mental retardation and dementia. Then psychiatric patients admitted in general hospitals or nursing homes are spared. And formation of mental health authorities provide opportunities for better monitoring of services, and outpatient services are mandatory in psychiatric hospitals or nursing home. Admission procedures are simplified. Discharge procedures are made easier. Provision for separate hospitals for children, addicts and psychopaths. Efforts made to safeguard human rights of mentally ill person. So हमने अब तक क्या किया, हमने मेंटल हेल्थ एक्ट पढ़ा, उसकी हिस्ट्री पढ़ी कि 1912 में इंडियन लुनेसी एक्ट आया था, फिर उसको चेंज कर दिया गया था, और मेंटल हेल्थ एक्ट आया था 1987 में, और अफेक्ट में कब आया था 1993 में. हमने हिस्ट्री पढ़ी, उसके रीजंस पढ़े, उसके ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, देन हमने चैप्टर्स पढ़े. ये उसके रिविजन नोट्स हैं बहुत ईजी वे में. जैसे चैप्टर 1 में प्रीलिमिनरी इन्फॉर्मेशन थी, डेफिनेशंस पढ़ी हमने. चैप्टर 2 में इस्टेब्लिशमेंट थी, एंड चैप्टर 3 में गाइडलाइंस प्रोवाइड करी थी. चैप्टर 4 में एडमिशन के लिए प्रोसीजर थे. एडमिशन के लिए हमने ये टेबल पढ़ा था जिसमें टाइप्स थे 3 तरह के, और एडमिशन एंड अथॉरिटी और ऑर्डर के अंडर हमने 4 टाइप्स और पढ़े थे. देन चैप्टर 5 में डील्स प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द डिस्चार्ज प्रोसीजर के लिए, इसमें भी एडमिशन की तरह ही टाइप्स थे. चैप्टर 6 में जुडिशियल इंक्वायरी थी जिसमें प्रॉपर्टी आ रही थी. एंड देन चैप्टर 7 के अंदर इट डील्स विद द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस. चैप्टर 8 इंक्लूडेड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंटली इल पेशेंट्स के. चैप्टर 9 इंक्लूडेड डील्स विद द प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द साइकेट्रिक हॉस्पिटल, और जो भी पेनल्टी वगैरह लगती है फॉर द कॉन्ट्रवेनिंग देम. एंड देन चैप्टर 10th deals with the clarification pertaining to certain procedures to be followed for the medical officer in charge of the psychiatric hospital nursing home. So अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करना, सपोर्ट करना. थैंक यू.